चलो, इंट्रोडक्शन टू मैथ्यू अर्नोल्ड, है ना? हाँ, मैथ्यू अर्नोल्ड. मैथ्यू अर्नोल्ड was an influential poet and literary critic in the Victorian era. He is known for his thoughtful and reflective poetry. ये किस प्रकार की पोएट्री लिखते थे? Thoughtful and reflective, as well as साथ ही साथ his critical analysis, ये क्रिटिक भी थे, ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, मतलब समाज और संस्कृति के ये क्रिटिक भी थे. ये इनकी खासियत थी. ठीक. अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड. तो मैथ्यूनल वर बोर्न इनटू अ प्रोमिनेंट फैमिली. एक अच्छे संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ. हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड, इनके पिताजी का नाम था थॉमस अर्नोल्ड, वाज अ इन्फ्लुएंशियल हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल. रग्बी एक खेल होता है ना, घोड़ा जो जिसको हम लोग घोड़े पे बैठ के जो बॉल है उस पे मारते, उसको मारते हैं, वो एक गेम होता है रग्बी. हाँ. अब इनका एजुकेशनल जर्नी. ही रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन एट रग्बी स्कूल. पापा के ही स्कूल में इन्हें प्राथमिक शिक्षा ली. लेटर अटेंडेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. इसके बाद ये पढ़ाई के लिए कहाँ गए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. वेयर ही एक्सेल्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, जहां पे उनने अपनी हायर एजुकेशन ली, जहां क्लासिक्स पढ़ा और लिटरेचर पढ़ा. इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर, अपने पिता से काफी प्रभावित हुए. हिज फादर डेडिकेशन टू एजुकेशन, उसके पिता पढ़ाई के लिए बहुत डेडिकेटेड थे. एंड स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यू, और नैतिक रूप से बहुत अच्छे थे वो. डीपली इम्पैक्ट मैथ्यूज व्यू, और अपने पापा की इन्हीं चीजों का प्रभाव मैथ्यू पर पड़ा, और उनके वर्क में भी वही बात हमें दिखती है. ओके, लिसन. लिटरेरी करियर एंड वर्क, मतलब साहित्यिक क्षेत्र में इनका करियर क्या रहा और इनके क्या क्या वर्क हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पोएट्री में. पोएट्री में क्या है? अर्नोल्ड्स पोएट्री रिफ्लेक्ट अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट विद द वर्ल्ड एंड अ लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट. मतलब इस दुनिया का जो डिसइल्यूजनमेंट है, जो इस दुनिया में भरा हुआ है. इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, है ना? तो भ्रमता जो भरी हुई है, ये जो डिसइल्यूजनमेंट भरा है, तो उस चीज को ये उजागर करते हैं. साथ ही आध्यात्मिक फुलफिलमेंट की ये पूर्ति करते हैं. उस बात मतलब इनकी पोयम में ये चीज भरी हुई है. ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना. डिसइल्यूजनमेंट एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव. नाउ सेकंड, प्रोज. पोएट्री ऐसी थी, अब प्रोज कैसा है? In his work, he explored the significance of culture and the impact of society and individual. तो कल्चर, सोसाइटी और इंडिविजुअल तीनों चीजों को इन्हें अपनी प्रोज में शामिल किया, है ना? पोएट्री में डिसइल्यूजनमेंट, सुपर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट. प्रोज में इन्हें कल्चर और सोसाइटी और इंडिविजुअल्स. और थर्ड है क्रिटिसिज्म, मोस्ट आईएमपी. His literary criticism examined the role of literature in addressing the moral and spiritual dilemma of his life. Dilemma मतलब होता है confusion. तो आध्यात्म के प्रति हमारा जो confusion होता है, नैतिकता के प्रति हमारा जो confusion होता है, उस चीज को इन्हें अपने criticism में explain किया है कि जो लोगों के मन में धार्मिक चीजों के बारे में जिनके जो डाउट्स होते हैं, उस चीज को इन्होंने क्या किया है? क्रिटिसिज्म में इस चीज को एक्सप्लेन किया है. ठीक. तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि किस फील्ड में उन्होंने क्या काम किया. ओके, नेक्स्ट. ठीक. डोवर बीच एंड अदर नोटेबल पोयम. तो डोवर बीच में और अदर पोयम में इन्होंने आखिर किन चीजों के बारे में बात करी है? तो पहला इसकी खासियत है कि इनकी रिफ्लेक्टिव पोएट्री कौन सी थी. तो हमें पता है इस आइकॉनिक पोयम डोवर बीच. मोस्ट आईएमपी है इनका सबसे इंपॉर्टेंट खास वर्क, अपने सिलेबस में भी है.
His iconic poem Dover Beach exemplify his ability to capture the complexity of human experience. मानव के अनुभवों की जो जटिलता है उस चीज को इनने समझाया है डोवर बीच में. ओके, नेचर एंड मीनिंग. Many of his poems explore theme of nature, spirituality and human condition. 3 चीजें इनने शामिल करी हैं अपने वर्क में, नेचर, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन कंडीशन. अभी तक पढ़ के हमें एक बात समझ में आ रही है कि बंदे ने स्पिरिचुअलिटी को हमेशा से शामिल किया है, आध्यात्म को. एक आलोचक है, आध्यात्म में विश्वास रखता है, प्रकृति प्रेमी है ना, और ह्यूमन कंडीशन समझता है. थर्ड वन इज इम्पैक्ट कंपोजिशन, मतलब बनाने का प्रभाव. द इमोशनल डेप्थ, हमारे महसूस करने की गहराइयों से. एंड एडवोकेटिंग इमेजरी ऑफ हिज पोएट्री, इनकी पोयम हमारे इमोशनल गहराई में है ना जाती है और एडवोकेट मतलब उस चीज को एड्रेस करती है. लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन, आखिरी, ये समझ लो दिल पे आखिरी प्रभाव छोड़ने वाली इनकी पोएट्री होती है. ऑन लिटरेरी हिस्ट्री, मतलब साहित्य के इतिहास में कितनी खास इनकी पोयम रही है. सुनो, आर्नोल्ड्स रोल एज अ क्रिटिक एंड एसेइस्ट, है ना. तो ये इनका एक क्रिटिक और एक एसेइस्ट के रूप में क्या रोल रहा, बहुत कम शब्दों में बताया है 2 पॉइंट्स में. तो इवेल्युएटिंग लिटरेरी वर्क्स, साहित्यिक वर्कों का इवेल्युएशन करना, मतलब उनका निरीक्षण करना, उनको जांचना परखना. आर्नोल्ड्स insightful critic of literature explored its impact on society, emphasizing the importance of culture and moral value. जैसा कि हमने पहले बताया था कि इनने लोगों की मोरल वैल्यू और कल्चरल वैल्यू का क्रिटिसिज्म किया है. बोला है कि क्या सच है और क्या सही है और क्या गलत है, सबको एक तरफ किया. और किसी वर्क को मतलब बहुत सारे वर्क का इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, मतलब सच को सच बताना, झूठ को झूठ बताना, ये क्रिटिसिज्म कहलाता है ना. और किस चीज को एम्फेसाइज किया है वो हम बताया कि ये कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज को. फिर सोशल कमेंट्री, हिज ऐसे डेल्व्ड इनटू द सोशल इशू ऑफ हिज टाइम, ऑफरिंग अ critical perspective of societal norms and values. तो इनके जो ऐसे हैं वो समाज के मुद्दों को उठाते हैं, है ना, और उनका आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं. समाज के मुद्दे, जैसे इनकी बहुत सारी, जब अपन पोयम के नाम पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा. जैसे एक पोयम है स्कॉलर जिप्सी, उसको पढ़ोगी समझ में आएगा. हाँ, बहुत सारे. हाँ, वो भी एक मोस्ट आईएमपी वर्क है. एक डोवर बीच है. ये 2 काफी इंपॉर्टेंट वर्क. ओके, लिसन. इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑन विक्टोरियन लिटरेचर, प्रभाव, है ना, और प्रभाव, सॉरी, प्रभावित होना और प्रभाव पड़ना विक्टोरियन एरा में. तो किस चीज पे, तो देखो लिटरेरी सर्कल. तो आर्नोल्ड के बारे में एक बात बोली गई है कि ये पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ राइटर एंड थिंकर हु रीसेप्ड, ये उस ग्रुप के हिस्सा थे राइटर और थिंकरों के जो लोग रीसेप्ड कर रहे थे, फिर से बना रहे थे द लिटरेरी लैंडस्केप, मतलब साहित्यिक कृतियां ऑफ विक्टोरियन एरा. तो साहित्य की जो नई नई कृतियां बना रहे थे उसके ये रीसेपर थे, जो उसको फिर से एक रीसेप दे रहे थे. इंटेलेक्चुअल लेगेसी, हिज आइडिया इन्फ्लुएंस अ प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर, इनके जो आइडियाज होते थे वो बहुत शानदार होते थे. शेपिंग द डायरेक्शन ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर एंड थॉट, है ना.
जो किन किन चीजों को जिनने वो दिया, विक्टोरियन लिटरेचर और उस समय की सोच को इनने उसको एक शेप दिया, क्योंकि लोग उस समय एक्सप्लेन करने से डरते थे, लेकिन इनने हर चीजों को खुल के कहा। ओके, अर्नोल्ड व्यू ऑन कल्चर एंड सोसाइटी, साहित्य सॉरी संस्कृति और समाज के बारे में उनके क्या विचार थे। तो वो एक कल्चरल क्रिटिक थे, मतलब संस्कृति की भी इनने जी भर के धोया है, जी भर के उसको जो मतलब सत्य था वो उसका निकाला है, बहुत बुराइयां की हैं। अर्नोल्ड कल्चर क्रिटिसिज्म फोकस्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज एंड द ट्रेडिशनल वैल्यू। तो मॉडर्न समय पे जो इंडस्ट्रियल एज चल रही थी उस समय ये अर्नोल्ड थे, और पुरानी जो ट्रेडिशनल वैल्यू थी उनमें उनका दूध का दूध पानी का पानी करने वाले ये बंदे थे। इनने सबकी बातें सुनी और सबको बताया कि क्या सही है क्या गलत। फिर सोशल चेंज, ही ही एडवोकेट फॉर अ revitalization of culture and the arts of address to social challenge of his time। उस समय समाज में जो सामाजिक चैलेंजेस थे इनको इनने उजागर किया, उस समय की संस्कृति को इनने उजागर किया और उसको लोगों को बताया। चलो ये समझ लो क्या था। लेगेसी एंड रिकॉग्निशन, तो इनने 150 से ज्यादा पोयम लिखी हैं जो कि इंस्पिरेशनल है, और 5 बुक हैं जो क्रिटिकल मास्टरपीस है। आप एमए में जब पढ़ोगे तो ये इनका क्रिटिसिज्म आएगा, ये क्रिटिसाइज करते थे चीजों को, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स थे। और ओके, नेक्स्ट, की थीम्स इन आर्नोल्ड वर्क, मनीष। ओके, की थीम इन आर्नोल्ड्स वर्क, मतलब मुख्य थीम कौन कौन सी है इनके वर्क की। तो पहला है नेचर, दूसरी है ह्यूमैनिटी। पहले से ही बात करते आ रहे कि इनकी 2 ही थीम ही थी जो मेजर थीम है, बार बार थीम आ रही है, थीम अच्छे से रट जाना चाहिए अपने को। ओके, नेचर में क्या है पता है, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आर्नोल्ड ऑफन कंप्लीट है ना, कंटेम्पलेटेड द नेचुरल वर्ल्ड, वो अक्सर नेचुरल वर्ल्ड की बात करते हैं। एंड द सिंबलाइज सिग्निफिकेंस ऑफ हिज पोएट्री एंड प्रोज, और अपनी पोएट्री और प्रोज में उसका यूज उसको सिंबलाइज करते हैं। फिर ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, हिज वर्क एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन, एक इंसान के भावनाओं की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता को बताने वाले हैं, एक इंसान के जटिल रिलेशन को बताने वाले हैं, और सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको इनने बताने की कोशिश की है। ओके ओके, अब लास्ट है कंक्लूजन। चलो कंक्लूजन सुन लो, हम बता दे रहे। एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस, मैथ्यू अर्नोल्ड एंड्यूरिंग लेगेसी कंटिन्यू टू इंस्पिरेशन लिटरेरी स्कॉलर एंड रीडर्स अलाइक। सही है, इनने जो लिखा है उसको लोग आजीवन पढ़ते रहेंगे और बहुत कुछ सीखते रहेंगे, क्योंकि वक्त के साथ इनकी जो चीजें हैं वो खत्म नहीं हो रही, इनकी बातों का सेंस खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि इनने लिखा ही इतना शानदार है। दूसरी बात आती है रिलेवेंस टुडे, हाँ आज के समय में इनकी बातें जुड़ी हुई हैं, इसलिए कभी खत्म नहीं हो सकती। हम जो जी रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो उनने लिखा है उस समय, मतलब इतने साल 300 लगभग 200 साल गुजरने के बाद भी बंदे की बातें पुरानी नहीं हुई हैं। His perspective insight into the human condition and society remain relevant in the contemporary discourse, मतलब आज के समय में भी वो बातें उसी तरीके से जीवंत हैं। तो ये थे हमारे आर्नोल्ड, और ये इनकी लास्ट स्लाइड, और यहाँ पे कहानी खत्म।